नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे व्यक्तित्व में भी अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे व्यक्तित्व मापन की विधियां, और विभिन्न विधियों में अपन पहला ही टॉपिक शुरू कर रहे थे। और उसमें जो व्यक्तित्व मापन की 3 प्रकार की विधियां होती है, उनमें अपनों ने आत्मनिष्ठ विधियों को पढ़ना शुरू किया था। तो चलिए बढ़ाते हैं क्लास को आगे, और आगे बढ़ाते हैं अपन जो विधियों का अध्ययन कर रहे थे उनमें आगे किस किस प्रकार से कौन कौन सी विधि है वो चलेगी। तो देखिए, यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व में भी अपन क्या पढ़ रहे थे? व्यक्तित्व मापन की विधियां। और व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं, मापन की विधियां, उनमें पिछली क्लास में अपनों ने शुरू किया था कौन सी विधि को? आत्मनिष्ठ विधियों में प्रश्नावली विधि को। अपनों ने प्रश्नावली विधि को पढ़ना शुरू किया था। प्रश्नावली विधि के बारे में अपनों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था कि भाई ये विधि जो है वो किसके द्वारा दी गई है। तो यदि इसके आदि जनक की बात करें तो सुकरात हैं। उसके बाद अपनों ने बात की थी कि भाई मनोविज्ञान में सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन माने जाते हैं? तो वुडवर्थ माने जाते हैं। साथ साथ अपनों ने ये भी देखा भी 1880 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन ने क्या किया था? इस विधि का या इस प्रणाली का निर्माण किया था, या फिर अपन यूं कहें कि प्रश्नावली का निर्माण उन्होंने किया था। ये चीजें अपनों ने देखी थी। इसके साथ साथ अपनों ने यूं देखा था कि भी प्रश्नावली विधि में क्या होता है कि कोई भी मनोवैज्ञानिक जो किसी व्यक्ति का अध्ययन करना चाहता है तो उसके सामने प्रश्न बनाकर रखता है, और वो प्रश्न के जिस प्रकार से व्यक्ति जवाब देता है उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का परीक्षण या निरीक्षण या फिर अपन यूं कहें कि आंकलन किया जाता है। तो उसके आधार पर जैसे यदि किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछा गया तो उसने उसी समय उसका जो उत्तर दिया उसके आधार पर आंकलन कर लिया जाता है कि भाई हाँ, ये इस प्रकार का व्यक्तित्व हो सकता है। तो जो व्यक्ति प्रश्न पूछेगा या जिस प्रकार की प्रश्नावली का व्यक्ति निर्माण करेगा वो कितने प्रकार की हो सकती है, या फिर अपन यूं कहें कि भी कौन कौन से और किस किस प्रकार के प्रश्न व्यक्ति बना सकता है या फिर मनोवैज्ञानिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने देखा था बिल्कुल 4 प्रकार की प्रश्नावली होती है, 4 प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। उनमें से पहला कौन सा? पहला अपनों ने देखा था कि भी प्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली बनाई जा सकती है। कल मैंने नाम तो बता दिए थे। अब प्रतिबंधित प्रश्नावली को अपन बंद प्रश्नावली भी कह सकते हैं। बंद प्रश्नावली का मतलब क्या होगा? क्या प्रश्नावली बंद होगी? जी नहीं। इसमें है कि प्रश्न जो दिए जाएंगे वो इस प्रकार से दिए जाएंगे कि जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है वो व्यक्ति इसमें बंद कर जवाब देगा। अब बंद कर जवाब देना का मतलब क्या होता है? बंद कर जवाब देने का मतलब होता है कि मनोवैज्ञानिक जो है, या फिर अपन यूं कहें कि जो प्रश्नावली निर्मित कर रहा है, जो व्यक्ति इस व्यक्ति का अध्ययन कर रहा है, वो व्यक्ति क्या करता है कि प्रश्नों का निर्माण इस तरीके से करता है कि व्यक्ति की सीमा निर्धारित कर देता है। और वो सीमा किस प्रकार से निर्धारित करता है? कि इस प्रकार से निर्धारित करता है कि जो भी वह प्रश्न पूछ रहा है उसका वह सिर्फ और सिर्फ हाँ या नहीं में ही उत्तर देगा, अन्य कोई भी विश्लेषण वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिबंधित या बंद प्रश्नावली कह सकते हैं। तो प्रतिबंधित या बंद प्रश्नावली में जो भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का अध्ययन करता है वो प्रश्नावली का निर्माण करता है, परंतु प्रश्न किस प्रकार के देगा? हाँ या नहीं वाले। तो यहाँ पर क्या होगा? हाँ या नहीं वाले जब वो प्रश्न देगा तो वहां पर जो सामने वाला होगा या जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है
वो व्यक्ति बस हाँ या नहीं में ही उत्तर दे सकता है। तो उस हाँ नहीं के आधार पर उस व्यक्ति का आंकलन किया जाता है। वो हाँ नहीं में बंद जाता है, उसका विश्लेषण नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए कि अपन काफी बार देखते हैं ना कि टीवी सीरियल चल रहे होते हैं, तो उस समय एक व्यक्ति के द्वारा यूं पूछा जाता है कि तुमने ये काम किया या नहीं किया, तो वो कारण बताना चाहता है। काफी बार यूं होता है कि अपन ने कोई गलत कार्य करते हैं परंतु सही मानसिकता लेकर, तो वहां पर पीछे की मानसिकता पता नहीं चलती, सीधा का सीधा यूं हाँ या नहीं, तो फिर उसको हाँ कहना पड़ता है और उसके आधार पर उसको सजा मिल जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्न इसके अंतर्गत होते हैं, इसीलिए इसको बंद कहा गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले प्रश्नों के बारे में। तो अगले प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं? पहले की बात कर ली, यानी प्रश्न कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे। तो यहां पर अपनों ने पहले प्रकार की बात कर ली है और उसके बाद अपन बात करने जा रहे हैं दूसरे प्रकार की। दूसरी कौन सी होगी? खुली प्रश्नावली या फिर इसे मुक्त प्रश्नावली भी कह सकते हैं। मुक्त प्रश्नावली भी कह सकते हैं। अब यहां पर क्या चीज क्लियर हो जाती है यहां पर कि भी जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है, वह व्यक्ति जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसको मुक्त कर दिया जाता है, यानी उसको बांधा नहीं जाता। जिस प्रकार से पहली विधि में या पहली प्रश्नावली में, बंद प्रश्नावली में उसको बांध दिया जाता है कि भाई हाँ या नहीं में ही जवाब देने हैं, विश्लेषण नहीं करना। यहां पर उसको मुक्त कर दिया जाता है, उसको खुला छोड़ दिया जाता है। खुली यानी खुला छोड़ दिया जाता है। वह विश्लेषण कर सकता है, वह अपने अनुसार व्यक्ति क्या करता है? स्पष्टीकरण देते हुए, स्पष्टीकरण के साथ जवाब देता है। तो स्पष्टीकरण के साथ जवाब देता है, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है? खुली प्रश्नावली कहा जाता है या मुक्त प्रश्नावली कहा जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरी प्रश्नावली की। तो तीसरी प्रश्नावली कौन सी हो सकती है? तो यहां पर अपन देखेंगे तीसरी विधि के बारे में। तीसरी विधि की यदि अपन बात करें तो तीसरा प्रारूप प्रश्नावली का सचित्र प्रश्नावली होता है। सचित्र प्रश्नावली होता है। अब सचित्र प्रश्नावली में क्या होता है? देखिए, प्रश्न इस प्रकार से निर्मित किए जाते हैं कि कोई चित्र होता है और उस चित्र पर आधारित प्रश्नावली तैयार की जाती है। उसमें यह होता है कि मान लीजिए कि भाई इस प्रकार की एक चित्र है। अब इस पर कोई भी निशान लगाया जाएगा और निशान लगाकर यूं भी पूछ लिया जाता है कि भाई ये आकृति आपको किसके समान नजर आती है। इस प्रकार से यूं पूछ लिया जाता है कि भाई ये आकृति किस प्रकार से, यानी चित्र में निशान लगाकर इस प्रकार से ये जो विभिन्न आकृतियां हैं, इस प्रकार की अनेक आकृतियां होंगी। उन आकृतियों में क्या होगा कि निशान लगाया जाएगा और निशान लगाकर और पूछा जाएगा कि भी इस आकृति में आप क्या देख सकते हैं या ये आकृति आपको किस प्रकार की नजर आती है। तो निशान लगाकर किसमें? चित्र में निशान लगाकर प्रश्न का जवाब लिया जाता है। किससे लिया जाता है? उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। तो एक व्यक्ति के समक्ष
एक चित्र रखा जाएगा, उस चित्र पर निशान होंगे और निशान से संबंधित प्रश्न बनेंगे और उन प्रश्नों से जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है उनसे उत्तर निकाला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आकाश है, तो आकाश में विभिन्न प्रकार के बादल होते हैं। अब बादलों में अपन ध्यान से देखते हैं ना, तो आप देखिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो बाहर जैसे खुले आसमान में बैठे होते हैं, तो वो आकृतियां बनाते रहते हैं उन बादलों की अपने अकॉर्डिंग। तो उनको किसी को कोई सी आकृति दिखाई देती है, किसी को कोई सी आकृति दिखाई देती है। तो किस किस प्रकार की आकृति उन्हें दिखाई देती है? यदि उन्हें जानवरों की आकृति दिखाई देती है तो हम समझ सकते हैं कि उन्हें पशुओं से प्रेम है और वो पशुओं से जुड़े हुए हैं। तो किसको किस प्रकार की आकृति दिखाई देती है, वो उसी प्रकार का व्यक्तित्व माना जाता है। तो इस प्रकार से सचित्र प्रश्नावली में चित्रों के माध्यम से प्रश्न किए जाते हैं और उसी आधार पर व्यक्ति का आकलन किया जाता है। तो ये होगी। और उसके बाद अपन इसमें तो कोई स्क्रीनशॉट लेने वाली बात ही नहीं है, सचित्र में चित्रों के माध्यम से, तो आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं मिश्रित की, अंतिम। तो 4 प्रकार की प्रश्नावली बनाई जाती है और 4 प्रकार की प्रश्नावली में अंतिम जो प्रकार माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? सचित्र, सॉरी मिश्रित माना जाता है। सचित्र अपन पढ़ चुके हैं। तो ये मिश्रित प्रश्नावली मानी जाती है, मिश्रित प्रश्नावली। अब मिश्रित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिश्रित का शाब्दिक अर्थ होता है मिला जुला रूप। मिश्रित का शाब्दिक अर्थ होता है मिला जुला रूप। मिला जुला रूप का मतलब होता है कि भी ऊपर के जो 3 प्रकार अपनों ने देखे हैं, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि उपर्युक्त तीनों प्रकार के प्रश्न या तीनों प्रकार के प्रश्नों के आधार पर प्रश्नावली का निर्माण करना। ये क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि भाई 2-4 प्रश्न हाँ नहीं वाले दे दिए, 2-4 प्रश्न चित्र वाले दे दिए, 2-4 प्रश्न विश्लेषण से संबंधित, स्पष्टीकरण के संबंधित दे दिए। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति से प्रश्न पूछ लिया, क्या आप मित्र बनाना पसंद करते हैं? तो व्यक्ति उसमें खुला लिख सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के प्रश्न, 2-4 उसके, 2-4 उसके, 2-4 उसके, यानी कुछ प्रश्न पहली बंद प्रश्नावली के हो, कुछ मुक्त के हो और कुछ सचित्र के। तो यदि सभी का मिला जुला रूप हो तो उसको अपन मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं, जैसा कि इसका नाम का अर्थ है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन किसके बारे में बात यहां पर कर सकते हैं? तो देखिए यहां पर अपनों ने विधि पढ़ी कौन सी? प्रश्नावली। देखिए प्रश्नावली जो विधि है उसकी अनेक सहायक विधियां व्यक्तित्व के मापन हेतु आई। अब अनेक सहायक विधियों का मतलब क्या हुआ कि भी अनेक विधियां ऐसी है जिसमें प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। अब प्रश्नों का निर्माण यानी प्रश्नों द्वारा यदि व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसे हम प्रश्नावली कहेंगे। तो उसी प्रकार से अनेक विधियां ऐसी आई जिसमें प्रश्नों का निर्माण किया जा रहा था और प्रश्नों के निर्माण से व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा था। तो इस प्रश्नावली विधि से संबंधित जो जो विधियां हो सकती हैं उनको अपन यहाँ पर साथ ही क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्नावली से संबंधित यदि अपन एक विधि और की बात करें तो अपन कह सकते हैं व्यक्तित्व आविष्कारिका। अब अगर अपन आविष्कारिका की बात करें
तो इन्वेंट्री को ही कहते हैं, और व्यक्तित्व अपन पर्सनैलिटी को कह ही सकते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जो होता है उसमें अपन यूं कह सकते हैं कि भाई प्रश्न तो लगभग हाँ व ना वाले ही होते हैं, परंतु इसमें शील गुणों से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। शील गुणों से संबंधित प्रश्न रखे जाते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, व्यक्तित्व आविष्कारिका, और व्यक्तित्व आविष्कारिका में भी शील गुणों से संबंधित प्रश्न होंगे, और जो भी प्रश्न होंगे वो खास शील गुणों से, शील गुण का मतलब होता है, शील का मतलब होता है सात्विक, या फिर अपन कहें कि अच्छे, या फिर अपन यूं कहें कि समाज के मूल्य व आदर्शों से संबंधित। तो इस प्रकार से भी क्या आप सत्य बोलना पसंद करते हैं, क्या आप हमेशा सत्य बोलते हैं, और इनमें भी क्या होता है, इन प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में ही लिए जाते हैं। तो ये चीजें यहां होगी, जिस प्रकार से अपनों ने किस में देखा, बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली में देखा। तो उसमें भी क्या होगा कि हाँ या नहीं, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि भाई सही व गलत। तो सही या गलत के रूप में भी आप प्रश्नों के जवाब मांग सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर हाँ व नहीं से संबंधित प्रश्न नहीं बन रहा हो, तो इस प्रकार से वहां पर क्या कर दिया जाता है कि हाँ या नहीं की जगह गलत या सही वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब शील गुणों से संबंधित में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, मान लीजिए कि व्यक्ति से यूं पूछ लिया जाता है कि आप चिंता बहुत करते हैं क्या, हाँ या नहीं। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आप बहुत अधिक चिंता करते हैं, सही है या गलत है। तो प्रश्न एक ही प्रकार के होंगे, बस उत्तर आप किसी में भी ले सकते हो, हाँ नहीं में ले लो, चाहे सही गलत में ले लो, बात एक ही है। परंतु यहाँ पर जो व्यक्तित्व आविष्कारिका है, इसमें अपन ये कह सकते हैं कि भी शील गुणों से संबंधित या सामाजिक सात्विक गुणों से संबंधित या मूल्यों व आदर्शों से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं व्यक्तित्व से ही संबंधित आगे दूसरी विधि का। तो दूसरी विधि कौन सी हो सकती है, इससे अगली विधि अपन ये कह सकते हैं मिनीसोटा। अब यहां पर मैं सबसे पहले तो मिनीसोटा को क्लियर कर देती हूं। देखिए ये कोई अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, तो वहां के जो मनोवैज्ञानिक थे उनके द्वारा दिए जाने के कारण इस टेस्ट का नाम क्या कर दिया गया, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट इसका नाम रख दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा कि भाई मिनीसोटा नामक एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा। तो मिनीसोटा एक प्रांत है वहां का, तो इसलिए वहां की यूनिवर्सिटी में जो मनोवैज्ञानिक कार्यरत थे, तो उन मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस प्रकार का टेस्ट है वो निर्मित किया गया था। इस प्रकार की इन्वेंट्री जो है वो निर्धारित की गई थी। तो इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट। इसको यदि अपन बात करें तो देखिए संक्षिप्त रूप में इसको अपन MMPI भी कहते हैं। और यहां पर मैं एक चीज और भी क्लियर कर देती हूं कि भी ये MMPI है, ये जो टेस्ट है ये बहुत रूपों में आया और इसमें काफी बार संशोधन भी हुए।
यदि अपन मुख्य टेस्ट की इसमें बात करें तो देखिए 1940 में जो मुख्य टेस्ट आया था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और अपन यहाँ पर वही पढ़ने वाले हैं जिसको MMPI 2 बोला जाता है। MMPI सेकंड या 2 बोला जाता है। MMPI 34 में भी आया, उसके बाद MMPI A के नाम से भी आया, MMPI RF के नाम से भी आया, MMPI R के नाम से आया, यानी इसके अनेक संशोधन हुए और जैसे जैसे संशोधन आए वैसे वैसे उनके नाम भी बदलते गए। इस टेस्ट की यदि अपन बात करें MMPI सेकंड, तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो देखिए इसका निर्माण जो है वो अपन यहां पर देख लेते हैं। इसी यूनिवर्सिटी के 2 मनोवैज्ञानिक थे। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? इसका निर्माण एक तो मनोवैज्ञानिक थे हाथावे व मैकनिकले द्वारा 1940 ईस्वी में किया गया। तो 1940 ईस्वी में इस टेस्ट का निर्माण किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? हाथावे व मैकनिकले द्वारा। ये जो परीक्षण है इसमें मौलिक रूप से यदि अपन बात करें तो लगभग 550 एकांश थे। एकांश का मतलब है कि 550 के लगभग है वो विभिन्न प्रकार के प्रश्न थे जिसके आधार पर मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि एक ही विषय पर अनेक प्रश्न निर्मित किए जाते हैं और काफी टेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें यूं है कि 5-5 विकल्प भी दिए जाते हैं। हाँ, सही है, गलत है, पूर्णतः सत्य, आंशिक सत्य, इस प्रकार से है वो 5-5 विकल्प भी दिए जाते हैं। तो ये जो टेस्ट था इसमें यदि अपन बात करें तो मैंने आपको कहा कि यह जो परीक्षण है या इस परीक्षण के मौलिक प्रारूप में 550 एकांश थे। तो 550 एकांश का मतलब अपन यूं ही कह सकते हैं कि भी एक ही टॉपिक के विभिन्न अंशों से संबंधित प्रश्न थे, विभिन्न भागों से संबंधित। चीज एक ही है, एक ही टॉपिक ले लीजिए, उससे संबंधित 550 प्रश्न इसमें बनाए गए थे। तो इसके संबंध में और भी अपन देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अपनों ने क्या देखा है कि मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट है ये, जिसे MMPI सेकंड कह सकते हैं अपन, जो महत्वपूर्ण है। इसके मैंने कहा कि बहुत से संस्करण आए, बहुत से संशोधन आए, परंतु अपन इसी को ही पढ़ते हैं जिसका निर्माण किसने किया था? हाथावे व मैकनिकले द्वारा किया गया था और मौलिक प्रारूप में 550 एकांश थे, यानी एक ही टॉपिक से संबंधित प्रश्न थे। और ये टेस्ट जो अपन पढ़ रहे हैं हाथावे व मैकनिकले का, ये 1940 में आया था। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि इसमें अनेक संशोधन आए। तो 34 में आया, 89 में आया, 92 में आया। तो अपन यहाँ पर 40 वाला पढ़ रहे हैं, तो ये चीज आपको सन के साथ है वो याद करनी होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर यदि अपन बात करें तो इस टेस्ट में जो उत्तर लिए जाते हैं या जो अपन देखें कि आंसर लिए जाते हैं वो किस आधार पर लिए जाते हैं? क्या विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं? देखिए इसमें जो प्रश्न लिए जाते हैं वो प्रश्नों का या इस परीक्षण के दौरान इस परीक्षण के तहत जितने भी प्रश्न होते हैं, आप बाद में अनेक बार इस प्रकार की प्रश्नावली बनती है
तो जरूरी थोड़ी ना है कि अपन 550 ही लेकर चले, आप भी इसके माध्यम से पर्सनैलिटी टेस्ट कर सकते हैं। तो एक ही पॉइंट से लेकर, एक ही टॉपिक को लेकर आप जितने मर्जी अपने अनुसार प्रश्न बना लीजिए। तो इस परीक्षण के तहत जितने भी प्रश्न बनेंगे उनमें विकल्प किस प्रकार से या उत्तर किस प्रकार से लिए जाएंगे, तो इसको यदि अपन देखें तो इस परीक्षण के तहत प्रश्नावली तो होगी क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि भाई अपन प्रश्नावली के साथ पढ़ने वाले हैं। तो इस परीक्षण के तहत प्रश्नावली में 3 विकल्पों के आधार पर 3 विकल्पों के आधार पर उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। अब 3 विकल्प कौन कौन से होते हैं? एक तो सही और एक गलत और एक कहा नहीं जा सकता, कांट से कहा नहीं जा सकता। तो ट्रू एल्स और इसके साथ साथ कहा नहीं जा सकता यानी कांट से। तो इस प्रकार से 3 विकल्पों के माध्यम से उत्तर प्राप्त किया जाएगा। किससे प्राप्त किया जाएगा? जिस भी व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है उससे तीनों आधारों पर ही आप प्रश्नावली बना लीजिए, आप अपनी मर्जी के अनुसार प्रश्नों का निर्माण कर लीजिए, परंतु आप जब विकल्प देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 विकल्प देंगे। ये इस जो टेस्ट है इसका नियम है, ठीक है। अगर ये टेस्ट बना रहे हैं तो 3, एक तो हाँ सही है, एक गलत है और एक पता नहीं, कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से तो यहां पर भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे इस संबंध में। तो आगे इस संबंध में यदि अपन बात करें तो इसमें जो उत्तर प्राप्त होते हैं, जिस भी व्यक्ति का टेस्ट किया गया है, तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? प्राप्त उत्तर के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन किया जाता है या व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन या अपन यहां पर एक शब्द और प्रयोग करेंगे, आंकलन या चयन किया जाता है। अब यहां पर मैंने चयन शब्द क्यों लिखा? चयन शब्द इस प्रकार से लिखा कि भी काफी बार आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, किसी भी कंपनीज में जाते हैं, तो वहां पर आपने किसी भी नौकरी के लिए ट्राई किया है, अप्लाई किया है, तो वो लोग भी आपका टेस्ट ले सकते हैं। तो वो जब आपका टेस्ट लेते हैं तो फिर वो आप क्या करेंगे कि आपने जो उत्तर दिए हैं तो उनके आधार पर वो चयन करेंगे कि भाई आपको इस जॉब के लिए लेना है कि नहीं लेना, आप उसके योग्य हैं कि नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर चयन शब्द को भी प्रयोग में लिया है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और रह जाती है, वो भी अपन देख लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। तो आगे दूसरी बात क्या है या अंतिम महत्वपूर्ण बात इसमें कौन सी कही जा सकती है? इसमें ये कही जा सकती है कि भाई ये प्रश्नावली है, इसके या ये जो परीक्षण है इसके माध्यम से 2 प्रकार की प्रश्नावली निर्मित की जा सकती है। कौन कौन सी? व्यक्तिगत व सामूहिक। तो आप इस टेस्ट के माध्यम से एक व्यक्ति का भी टेस्ट कर सकते हैं, सामूहिक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि यह परीक्षण या इस परीक्षण के, अपन यूं लिखेंगे कि इस परीक्षण के 2 प्रकार हैं या 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक।
तो एक तो व्यक्तिगत परीक्षण होते हैं, दूसरे सामूहिक परीक्षण होते हैं। तो 2 प्रकार के परीक्षण यहाँ पर करवाए जा सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके बारे में अपनों ने सारी बातें की भी। इसके माध्यम से आप एक व्यक्ति का टेस्ट कर सकते हैं, 2 व्यक्तियों का कर सकते हैं। 1940 में आई, हाथावे व मैकनिकले द्वारा दी गई। तो उसके बाद अपन बात करते हैं अगली विधि की, और वो भी प्रश्नावली विधि की सहायक के रूप में ही है। तो इसलिए यहां पर अपन उसको भी देख लेते हैं। तो आगे अपन बात करते हैं अगली विधि की। अगली कौन सी विधि है? देखिए, अगली विधि है, इसमें भी प्रश्नावली होती है, इसीलिए इसको प्रश्नावली के साथ ही अपन पढ़ रहे हैं। बैल समायोजन, बैल समायोजन विधि। अब इस विधि की यदि बात करें तो अपन कह सकते हैं कि भाई इस परीक्षण का निर्माण कब हुआ? तो इस परीक्षण का निर्माण हुआ था जी 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में किसने किया? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बेल नामक मनोवैज्ञानिक ने। तो इस परीक्षण का निर्माण 1934 में बेल महोदय ने किया। तो एक तो ये बात होगी। अगर अपन दूसरे विषय के बारे में बात करें तो इस परीक्षण का निर्माण 1934 में बेल महोदय ने किया। ये परीक्षण था किसके लिए? तो जाहिर सी बात है कि यहां पर नाम क्या आया है? समायोजन। तो व्यक्ति की समायोजन संबंधी कठिनाइयों का पता करने के लिए इस परीक्षण का निर्माण किया गया था। भी काफी जगह पर ऐसा होता है, या फिर काफी लोग ऐसे होते हैं जो समायोजन में बड़े कुशल होते हैं, जहां भी जाते हैं वहां पर एडजस्ट हो जाते हैं, जबकि बहुत से लोग होते हैं जो सामंजस्य नहीं बैठा पाते। तो इसलिए परीक्षण किया जाता है कि किन किन लोगों में सामंजस्य की क्षमता या समायोजन की क्षमता बहुत अच्छी है और किन लोगों में समायोजन की क्षमता नहीं है। तो इस विधि के माध्यम से अपन किसका अध्ययन करते हैं? इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति की समायोजन संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। तो ये इस विधि की महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर अपन बात करते हैं, इसमें एक चीज अंतिम जो महत्वपूर्ण बचती है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, इस विधि के भी 2 भाग होते हैं, 2 महत्वपूर्ण अंश होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, इस विधि में जाहिर सी बात है कि समायोजन जीवन के हर क्षेत्र में है। एक बालक घर में तो है, वो अगर परिवार के साथ भी समायोजन बैठाने का प्रयास नहीं करे, क्योंकि जब बालक छोटा होता है तो उसको घर में सभी सुविधाएं दी जाती है, तो उस समय उसे हो सकता है आवश्यकता नहीं पड़े, लेकिन जैसे वो विद्यालय जाता है, वो विद्यार्थी बन जाता है, यानी बालक जब विद्यार्थी बन जाता है तब उसके लिए समायोजन आवश्यक हो जाता है। साथ साथ दूसरा पड़ाव बड़ा तब आता है जब वह कहीं न कहीं व्यवसाय के रूप में काम करता है या कहीं जॉब ज्वाइन कर लेता है। तो कहीं काम करने लग जाता है तो वहां पर भी उन लोगों के साथ उसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि भी इस विधि के भी 2 अंश हैं, या इस परीक्षण के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो विद्यार्थी फर्म, इसको नाम दिया है फर्म का। तो विद्यार्थी
कहीं कहीं कुछ किताबें फॉर्म भी लिखती हैं, तो विद्यार्थी फॉर्म या और दूसरा क्या होता है व्यावसायिक फॉर्म। अब इन दोनों में यदि अपन बात करें तो देखिए इनके जो अंश निर्धारित किए गए हैं, या फिर अपन यूं बात करें कि इनके जो प्रश्न निर्धारित किए गए हैं वो विद्यार्थी के तो है 140 अंश निर्धारित किए गए हैं और व्यावसायिक के हैं 160। तो इस प्रकार से 140 में व्यावसायिक से संदर्भ में या व्यवसाय के संदर्भ में 20 अंश और जोड़े गए, तो इसलिए व्यावसायिक इसमें हो जाता है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि भाई विद्यार्थी फर्म या व्यावसायिक फर्म, तो ये क्या हो जाती है 140 प्लस 20, 140 प्लस 20 कितना हो जाता है 160 यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार के इस समायोजन में या इस परीक्षण में अंश निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें इतने प्रश्न बना सकते हैं और इसमें इतने प्रश्न बना सकते हैं, इसमें इतने प्रकार के विषय हो सकते हैं, इसमें भी इतने प्रकार के विषय हो सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये अपनों ने देखी इसकी अंतिम बात। उसके बाद अपन एक चीज और देख लेते हैं। तो यहां पर अपन देखते हैं तो अगला जो परीक्षण अपन देखने जा रहे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन सा? देखिए कैटल, आप जानते होंगे, कैटल का नाम तो सुना होगा। इनका सिद्धांत भी है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली इस परीक्षण का नाम था। कौन सा? कैटल 16 व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, तो व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। चूंकि ये प्रश्नावली है इसीलिए अपन प्रश्नावली के साथ पढ़ रहे हैं। यहां पर अपन सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो कैटल थे इन्होंने व्यक्तित्व का सिद्धांत भी दिया था, और व्यक्तित्व का जो सिद्धांत दिया वो इनका सिद्धांत भी किस नाम से जाना जाता है? कारक विश्लेषण सिद्धांत के नाम से ही जाना जाता है। और इन्होंने 16 ऐसे कारक बताए हैं मनुष्य के, जो मनुष्य को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। तो उसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पर इस परीक्षण का निर्माण भी कारक विश्लेषण सिद्धांत के आधार पर ही किया। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इनके द्वारा या फिर अपन यूं कहें, शुरू से लिखें कि भाई इस परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो कैटल ने किया। तो अपन ये लिखेंगे कि इस परीक्षण का निर्माण आर बी कैटल आता है उनका नाम, तो कैटल द्वारा किया गया। तो इस परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कैटल के द्वारा। किस आधार पर किया गया? तो ये भी अपन देख लेते हैं कि इस परीक्षण का निर्माण उन्होंने कारक विश्लेषण सिद्धांत के आधार पर किया। तो यहाँ पर ये चीज अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बातें करते हैं इसके आगे की। तो इसका निर्माण किसने किया? कैटल ने किया। किस आधार पर? तो कारक विश्लेषण के आधार पर किया। तो इसमें जो अपन देखते हैं तो इन्होंने जो इसको नाम दिया है क्या? 16। तो ये जो कैटल 16 जो नाम है वो किस आधार पर दिया गया?
तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि इन्होंने ये जो इसमें भी अनेक फर्म होते हैं, इनके द्वारा अनेक फर्म बताए गए हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि भी इस परीक्षण में भी अनेक फर्म होते हैं, अनेक फर्म होते हैं। ठीक है, अब इस परीक्षण में भी अनेक फर्म होते हैं, क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई इसमें ये जो परीक्षण तैयार किया गया वो किस उम्र वाले लोगों के लिए किया गया। तो इन्होंने ये जो परीक्षण तैयार किया था ये 17 से प्लस वालों के लिए किया था। तो यह परीक्षण 17 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए तैयार किया गया। तो 17 से प्लस वालों के लिए तैयार किया गया। क्यों तैयार किया गया? क्योंकि इन्होंने भी 16 गुणों के आधार पर प्रश्नावली तैयार की है। तो 16 जो गुण है या जो शील गुण अपन माने, तो शील गुण, अब बच्चों को तो इन चीजों का ज्ञान ही नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कि बड़े लोगों को ही इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो अपन कह सकते हैं कि भाई ये जो प्रश्नावली बनी वो 16 शील गुणों के आधार पर बनी। तो इस को भी अपन नोट कर सकते हैं कि इस प्रश्नावली के निर्माण का आधार, अपन यूं कहेंगे, इस प्रश्नावली के निर्माण का आधार कौन सा था? आधार व्यक्ति के 16 प्रकार के शील गुण थे। तो आर.बी. कैटल द्वारा दिए गए कारक विश्लेषण सिद्धांत के आधार पर निर्मित कौन सी? कैटल 16 जो व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली है वो 16 शील गुणों पर आधारित थी, 17 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए थी, और इसमें भी अनेक फर्मों का निर्माण किया गया था। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर जो बताई गई है। उसके बाद अपन देखते हैं कि इन्होंने और कौन कौन सी चीजों को शामिल किया है। इन्होंने 16 शील गुणों को तो शामिल किया, परंतु ये 16 शील गुण थे वो कितने प्रकार के थे? तो यहां पर भी अपन देख लेते हैं। देखिए, इनकी प्रश्नावली में ये जो 16 शील गुणों को शामिल किया गया था वो 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? एक तो व्यक्ति की चित्त प्रकृति से संबंधित। चित्त प्रकृति का मतलब होता है कि एक व्यक्तित्व की मानसिक क्षमता होती है कि वह बात को कितना जल्दी समझ पाता है। अपन देखते हैं ना कि अपने को कोई भी व्यक्ति किसी भी संदर्भ में कोई बात बताता है तो अपने मस्तिष्क में उसका चित्र बनता जाता है। तो इस प्रकार से अपन मानसिक आधार पर कितने मजबूत है, एक तो ये शील गुण था, दूसरी सीधी क्षमता थी, और तीसरा जो शील गुण था वो गत्यात्मकता से संबंधित था, यानी व्यक्ति है वो कितना एक्टिव है, कितना क्रियाशील है। तो इस प्रकार से जो 16 शील गुण थे उन 16 शील गुणों को 3 आधारों से लिया गया था। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि इस परीक्षण में 16 शील गुणों को तीन आधारों से लिया गया था। कौन कौन से? एक तो था व्यक्ति की चित्र प्रकृति,
दूसरी व्यक्ति की क्षमता, और तीसरी थी गत्यात्मकता। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई 16 जो शील गुण लिए थे वो कितने प्रकार के थे, तो वो 16 के 16 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? एक तो चित्त प्रकृति, एक गत्यात्मकता, एक क्षमता से संबंधित। तो ये था आरबी कैटल का कारक विश्लेषण या फिर व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली परीक्षण। तो ये था इनके द्वारा निर्मित किया गया, और आज की क्लास में अपनों ने जो देखा है उनको अपन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसी के साथ हाँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको नोट कर सके। तो ये क्या था? कैटल 16 परीक्षण था, व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली ये परीक्षण था। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उन सभी पर जिनके बारे में अपनों ने बात की है। तो देखिए, आज की क्लास में अपनों ने किन किन चीजों को देखा है। अपनों ने वैसे देखे बेसिक रूप से या मौलिक रूप से, तो अपनों ने प्रश्नावली विधि को ही देखा है। तो प्रश्नावली विधि में किन किन चीजों को देखा? देखिए, प्रश्नावली विधि में सबसे पहले तो जो प्रश्नावली विधि के नाम से ही चलती है उस विधि को देखा, और उसमें देखा कि भाई जो प्रश्नावली है वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? खुली, बंद, और इसके साथ साथ चित्रित व मिश्रित। ये 4 प्रकार की प्रश्नावली मानी जाती है, जिस आधार पर व्यक्ति या मनोवैज्ञानिक प्रश्नावली तैयार करते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन करते हैं। अब प्रश्नावली विधि से ही संबंधित अपनों ने 2-3 विधियों की बात की। कौन सी? एक तो व्यक्तित्व आविष्कारिका, इसमें भी शील गुणों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं? हाँ या ना, या हाँ या नहीं, या सही एवं गलत से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अपनों ने अत्यंत महत्वपूर्ण 3 परीक्षण देखे हैं, इसीलिए मैं इनका रिवीजन आपको करवा रही हूं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं? एक तो मिनीसोटा परीक्षण, ठीक है। मिनीसोटा का यदि आपको पूरा नाम याद नहीं रहे तो मिनीसोटा याद रखिए, आराम से समझ में आएगा। तो एक तो अपनों ने देखा कौन सा? मिनीसोटा परीक्षण, जो कब का था? 1940 का। दूसरा अपनों ने कौन सा देखा? बेल परीक्षण, जो समायोजन से संबंधित था और 1934 का था। और तीसरा अपनों ने परीक्षण देखा, कौन सा परीक्षण देखा? कैटल का परीक्षण देखा। कैटल के 16 कारक बताए गए हैं और उन्हीं कारकों के आधार पर इन्होंने प्रश्नावली का निर्माण किया था। इन्होंने 2 प्रकार के फर्म बताए हैं, इसमें तो व्यक्तिगत प्रकार के हैं और इसके साथ साथ सामूहिक प्रकार के हैं। सामूहिक प्रकार के हैं, व्यक्तिगत व सामूहिक प्रकार के हैं। और इसी प्रकार से इनके भी जो 16 कारक है, इन्होंने जो फर्म बताए हैं वो उनमें जो आधार बताया है वो किसका बताया है? शील गुण का। और शील गुण कितने बताए हैं? शील गुण बताए हैं 16। तो 16 शील गुणों को कितने आधारों से लिया है? 3 आधारों। कौन कौन से? चित्र प्रकृति, क्षमता व गत्यात्मकता। तो यहां से इन्होंने इन चीजों को लिया है। मिनीसोटा परीक्षण की बात करें तो ये हाथावे व मैकनिकले द्वारा दिया गया था 1940 में। और इसमें यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अगर अपन बात करें फर्मों की तो इसमें जो फर्म बताए गए हैं अपन बात करें तो देखिए विद्यार्थी और व्यावसायिक से संबंधित बताए गए हैं, तो वो 140 व 160 की संख्या इन्होंने दी है। आधार या मुख्य बात क्या है? देखिए मुख्य बात ये है कि इसमें जो आधार है परीक्षण का वो क्या है? समायोजन। और इसमें क्या है? शील गुण है। ये दोनों चीजें याद रखनी है। इसमें यदि कोई प्रश्न बनेगा तो वो समायोजन से संबंधित बनेगा, इसमें यदि कोई प्रश्न बनेगा तो वो शील गुण पर आधारित प्रश्न बनेगा। ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। मिनीसोटा परीक्षण के बारे में ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि MMPI 2 जो अपनों ने आज की क्लास में पढ़ा है वो 1940 का था,
जो हाथावे व मैक निकले द्वारा दिया गया था। ये नहीं है कि आप 89 का कर दो, आप 92 का कर दो, वो अलग अलग इसके संशोधित रूप आए थे, परंतु अपनों ने यहाँ पर जो देखा है वो अपनों ने 1940 वाला ही देखा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आज अपनों ने जो देखा है, वैसे देखे तो प्रश्नावली को ही देखा है, प्रश्नावली 4 प्रकार की, और उसके बाद अपनों ने व्यक्तित्व आविष्कारिका, उसके बाद अपनों ने मिनीसोटा परीक्षण, उसके बाद बेल समायोजन, उसके बाद टाइटल 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आगे की विधियों के साथ, मापन की विधियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।